नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम बुक स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बेसिक चीज़ें सारी की सारी पढ़ ली हैं। वेक्टर के बारे में बेसिक चीज़ें हम सारी की सारी कर चुके हैं। जो हमारे यूज़फुल रहेगी इस बुक के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। हम कह सकते हैं 11th और 12th में हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक जो फंडामेंटल हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। किसके लिए? अदिश और सदिश के लिए। उनका चाहे गुणन की बात करूं, उनके फलनों की बात करूं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस, यानी सदिश प्लस फलन की बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से वेक्टर कैलकुलस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर के बारे में पढ़े थे। अब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। यानी सदिश कलन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सदिश पढ़ा था। अब हम सदिश कलन पढ़ेंगे, यानी सदिश प्लस कलन। हम अवकलन पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के लिए अवकलन और समाकलन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? सदिशों के लिए अवकलन और समाकलन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे अब। ठीक है। कलन का अर्थ है यहाँ पे समाकलन और अवकलन, कुछ दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। तो सदिश प्लस कलन यानी अवकलन और समाकलन। तो अवकलन और समाकलन हम वास्तविक संख्याओं के लिए भी करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी करते हैं, सदिशों के लिए भी करते हैं। वास्तविक फलन हो गया, सम्मिश्र फलन हो गए, यहाँ पे क्या होगा? सदिश फलन भी होगा और अदिश फलन के लिए भी हम करेंगे। अब देखो, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ से देखें तो स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का अर्थ यहाँ से क्या हुआ? अभी अदिश फलन, अदिश फलन। वास्तविक संख्याओं के लिए बात करते हैं, हम क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये तो लिखते हैं ना, यानी y किसका फंक्शन है? x का। y किसका फंक्शन है? x का ही तो फंक्शन है ना y यहाँ से। इसी प्रकार तो हम व्यक्त करते हैं y किसका फंक्शन हुआ? यहाँ से x का फंक्शन हुआ। तो अदिश फलन की बात करें हम क्या लेते हैं? देखो, प्रतीक t बिलोंग्स टू d के संगत, प्रतीक t बिलोंग्स टू d के संगत फाई ऑफ t से एक अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ है यहाँ पे यूनिक, एक मान प्राप्त होगा हमें। एक अद्वितीय अदिश, एक अद्वितीय अदिश राशि प्राप्त होती है। तो फाइव ऑफ टी, चर टी का एक अदिश फलन, एक अदिश फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अदिश फलन कहलाता है। यहाँ पे डी क्या है? देखो, आर है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे डी है वो क्या है? सबसेट ऑफ आर है। डी क्या है यहाँ पे? सबसेट ऑफ आर है। डी उप समुच्चय किसका? आर का सबसेट ऑफ है आर। ठीक है। यानी फाइव ऑफ टी क्या है? फाइव ऑफ टी यहाँ पे एक अदिश है, टी यहाँ पे क्या? एक चर है। तो फाइव ऑफ टी चर टी का एक अदिश फलन कब कहलाएगा? यदि टी बिलोंग्स टू डी के संगत फाइव ऑफ टी से एक अद्वितीय राशि, एक यूनिक मान प्राप्त हो। वो राशि कौन सी होगी? अदिश राशि अगर अपन प्राप्त हो, बिना पर की कहवा अदिश फलन कहवा। अब इसी प्रकार देखो आगे, ये तो हुई स्केलर फंक्शन की बात। अब हम करेंगे वेक्टर फंक्शन की बात। वेक्टर फंक्शन की बात देखो, वेक्टर फंक्शन का अर्थ क्या हुआ? यहां से सदिश फलन, सदिश फलन। वहां से हमने क्या पढ़ा? अदिश फलन पढ़ा। और यहां से हम क्या पढ़ेंगे? सदिश फलन पढ़ेंगे। देखो, तो सदिश फलन में क्या होता है? सेम चीज हमें यही लेनी है। यहाँ पे हमने क्या लिया था? एक अदिश लिया था। फाइव ऑफ क्या? एक अदिश राशि, अदिश राशि प्राप्त हो ना, तो अदिश लिया था। तो सेम ऐसे यहाँ से प्रतीक
टी बिलोंग्स टू डी के संगत एफ ऑफ टी से एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो एफ ऑफ टी चर टी का एक फलन, एक सदिश फलन कहलाता है, सदिश फलन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब अपन अठू ये एफ ऑफ टी के संगत इनको मान अपन एक मान प्राप्त हो है बिन तो आपा के कहाँ एक मानी, अगर बहुत सारा मान प्राप्त हो बिन के कम आपा बहुमानी कहूँ। तो एक मानी प्राप्त हो रही है, सिंगल वैल्यू हमें प्राप्त होगी, उसके क्या करेंगे एक मानी कहेंगे उसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो घटकों के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, सदिश एफ ऑफ टी को हम इस प्रकार से लिखते हैं एफ वन टी आई के प्लस एफ टू टी जे के प्लस एफ थ्री टी के कैप, यानी इसको घटक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम सदिश को। सदिश एफ ऑफ टी का मान क्या है, एफ वन टी आई के प्लस एफ टू टी जे के प्लस एफ थ्री टी के कैप, यानी इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन भी। तो ये आपका सदिश फलन और अदिश फलन की डेफिनेशन है, इनको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर की। ये तो बेसिक चीज़ें एकदम आपको याद रहना ही चाहिए कि कौन सा फलन किसके लिए काम आएगा। जैसे हम रियल की बात करते हैं, वास्तविक फलन की बात करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, यानी वहाँ पे y किसका फलन है, x का फलन है, x का ही फलन है, यानी y किस पर डिपेंड करेगा, वहाँ पे x पर डिपेंड करेगा, x चर है या x स्वतंत्र है, वहाँ पे देखो ये होता है ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो x तो यहाँ पे क्या है स्वतंत्र है, पर y वहाँ पे क्या है इस पर डिपेंड करता है, y इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे x का मान बढ़ेगा, मान परिवर्तित वैसे ही y का मान परिवर्तित होगा, यानी हम यही कहते हैं y एक चर x का फलन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, 2-3 देखो समीकरण दे रखे हैं, वे पढ़ ले वहां का एक से देख लिया, नोट लगा के लिख लियो भी, एग्जाम में एक एक नंबर की पूछ ले वन, पिछली बार भी ये बार तो पूछिए 2022 में, तो लिख लो यहां से क्या स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वृत्त का सदिश समीकरण, वृत्त का सदिश समीकरण एग्जाम में पूछड़ अभी 2022 भी आगे पूछड़ वो देखा। तो वृत्त का सदिश समीकरण क्या हो अभी, आर हमें क्या लेते हैं, एक मूल बिंदु से कोई बिंदु पी लेते हैं, पी के मान निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो इसको स्थिति सदिश क्या होता है आर, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप लिखते हैं। देखो ये लिखते हैं ना, वृत्त का जो समीकरण होता है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहां से ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे के प्लस 0 के कैप, यह होता है वृत्त का मानक सदिश समीकरण। वृत्त का मूल बिंदु, वृत्त का केंद्र तथा मूल बिंदु है, मान अकॉर्डिंग प्राचल या निर्देशांक मान आप एक्स बराबर के लिए ए कोस टी, इसी प्रकार वाई बराबर के लिए ए साइन टी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एक अचर है, ये क्या है अचर है, ये यहाँ पे क्या है एक अचर है, ये ध्यान में ये रखना है भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे ना समझ में अब कोई डाउट किसी का है? ठीक है, टी अटकी है, टी अचर सदिश है, एक अचर अदिश, टी अचर अदिश है, सदिश नहीं टी अचर अदिश है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार हम देखेंगे
स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अचरनी टी अदीस है। सेकंड लिखो स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ, एग्जाम आईडी अभी 2022 में। इसको हम क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। परवलय का सदिश समीकरण, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? देखो, सदिश आर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वृत्त का हमने कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए लिखेंगे। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, इसका जो मान होता है AT स्क्वायर प्लस 2AT प्लस, यहाँ से लिखेंगे इसको AT स्क्वायर आई कैप प्लस 2AT जे कैप प्लस 0K कैप। ये होता है परवलय का सदिश समीकरण। पिछली बार 2022 में पूछा भी हो, अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिखिए। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये पूछा हुआ है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये पूछा हुआ है। 3 नंबर डेफिनेशन देखो। 3 नंबर में क्या होती है? सेम ऐसी स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसका हम किस प्रकार से लिखते हैं? देखो, सदिश आर इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कोस टी आई कैप प्लस, वर्ग का जो सदिश समीकरण लिखा था ना, लिखते तो सेम ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं? बी साइन टी जे कैप प्लस 0K कैप। ए बी क्या है यहाँ पे? ए व बी यहाँ पे क्या है? अचर है। और टी यहाँ पे क्या है? अदिश है। टी यहाँ पे क्या है? अदिश है। ऐसे तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी भी, एग्जाम में कभी पूछ सकता है। 2022 में अपने का परवलय का सदिश समीकरण पूछ लिया, तो यहाँ पे पिछली बार की तरह इस बार क्या पता, इलिप्स का यहाँ से पूछ ले, यानी दीर्घवृत्त का पूछ ले। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण हिंदी में। दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण, ये लिख लेना, दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण। उतार लो भी फटाफट इनको। उतार लिया? देखो, अब हम पढ़ेंगे लिमिट, पढ़ेंगे यानी सीमा। किसकी? वेक्टर फंक्शन की। किसकी पढ़ेंगे? वेक्टर फंक्शन की हम क्या पढ़ेंगे? सीमा पढ़ेंगे। तो लिखो यहां से, लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन सदिश फलन की सीमा, सदिश फलन की सीमा। इसकी डेफिनेशन लिख लो अभी। सदिश एल सदिश फलन एफ ऑफ टी की टी इक्वल्स टू टी नोट पर सीमा कहलाती है। सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या अपसायला के संगत। तो आप प्रत्येक धनात्मक संख्या अपसायला कितो भी छोटो क्यों न हो, मिनिमम वैल्यू हो चाहिए उसकी, उसी को लिखते हैं प्रत्येक धनात्मक संख्या अपसायला करते हैं। यहाँ मिनिमम वैल्यू किसकी लिखते हैं? वो प्रत्येक धनात्मक संख्या अपसायला के संगत एक ऐसी
संख्या डेल्टा विद्यमान है, डेल्टा विद्यमान है कि यहाँ से देखो 0 से t से t नॉट, तब सीमा क्या क्या होगी यहाँ से f ऑफ t माइनस सीमा l लेस देन एप्सिलॉन, ये कहलाएगी इसकी सीमा, ये कहलाएगी इसकी सीमा। तो इसको हम दूसरी t के t नोट की और अग्रसर होने पर सीमा किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो लिमिट डेल्टा लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t इक्वल्स टू क्या होती है l, यह होता है इसकी सीमा थी। यानी ये t का मान यहाँ से t नॉट नहीं, इसका मान है इसके एकदम पास में, तो या तो थोड़ा सा कम है या इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। t नॉट का यहाँ पे हमें कोई फलन दे देगा उसका मान, या तो इसके पास थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर है इतना? ये क्या होती है, फलन की सीमा होती है। तो सीमा को हम अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस से, माइनस से। अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसे आ जाए, देखो लिमिट हमें किसी भी प्रकार की दी हो, यहाँ से हमारा फलन आ जाए f प्लस माइनस जी, तो इसको हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, लिमिट f प्लस माइनस लिमिट जी, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ से गुणन है तो इसको गुणन भी लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट में भी लगा सकते हैं यहाँ से, तो कौन सा भी केस हो तो लिमिट को अलग अलग भी रख सकते हैं यहाँ से हम। तो ये आपको डेफिनेशन फलन की सीमा की याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। किस प्रकार से, अगर t माइनस टी नॉट लेस देन इक्वल टू डेल्टा के है, यहाँ से ये डेल्टा के मान अभी, तो f ऑफ t माइनस एल लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के। अब आगे देखो हमें क्या देखनी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन सदिश फलन की सातत्यता, सदिश फलन की सातत्यता। संतत कब होगा फलन, ये देखना है हमें। चीज सेम की सेम ऐसी ही है, सेम की सेम वही है, कोई अलग नहीं है, यहाँ पे अलग कुछ नहीं लेना है। यानी कोई सदिश कोई फलन संतत वो कब कहलाओगो, यह देखनी है अपन। कोई सदिश फलन संतत कब कहलाओगो, कोई सदिश फलन f ऑफ t बराबर t नोट पर संतत कहलाता है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत डेल्टा ऐसा विद्यमान है, डेल्टा ऐसा विद्यमान है कि 0 से t माइनस टी नोट, यहाँ से t माइनस टी नोट डेल्टा, तब यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा अभी, f ऑफ t माइनस f ऑफ टी नोट। यहाँ पे दोनों फलनों का जो मान होगा वो लेस देन क्या होगा अभी एप्सिलॉन के, लेस देन क्या होगा यहाँ पे। वहाँ पे हम क्या लिया था, एक कोई सदिश फलन मान लिया था सीमा, यहाँ पे फलन आएंगे, दोनों फलन आएंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, t के t नोट की और अग्रसर होने पर कोई फलन संतत कब कहलाएगा, देखो लिमिट t से t नोट f ऑफ t, यहाँ से फलन संतत होगा तो यहाँ पे जो मान आएगा क्या आएगा फाइनल f ऑफ t नोट। फलन ये संतत तभी होगा जब उसकी सीमा
ये तो सीमा और ये फलन दोनों का मान अगर बराबर होगा तो यह फलन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। पहले तो हमें यह करनी चाहिए कि उसकी सीमा एग्जिस्ट करती है नहीं, तो संतत के लिए हमें उसकी सीमा और इस फलन का दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा, तभी वो फलन क्या होगा, अभी संतत फलन होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो अभी फटाफट। लिख लिया, लिख लिया क्या? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमें इसमें करेंगे अवकलज किसका, वेक्टर फंक्शन का। तो डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन यानी सदिश फलन का अवकलज, सदिश फलन का अवकलज। तो देखो, कोई सदिश r इक्वल्स टू क्या माना है, एफ ऑफ टी, ये कोई फलन है, यानी r सदिश है, किसका फलन है, t का फलन है। t का ही तो फलन हुआ ना, ये r किसका फलन है, t का फलन, यानी कह सकते हैं अदिश चर t का एक मानी। और हमें कोई सीमा निकालनी हो, संतत निकालना हो, तो वो फलन हमेशा क्या होगा, एक मानी होगा। भी ये ध्यान रखना है, सीमा अद्वितीय तभी आएगी, सीमा हो या संतत हो, उसका मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा दोनों। तो यहीं पे क्या है कि सदिश फलन का अवकलज करने के लिए ये कह रहा है कि अदिश चर t का संतत एवं एक मानी फलन होना चाहिए। सदिश r इक्वल्स टू एफ टी, अदिश चर t का एक मानी, t का संतत एवं एक मानी फलन है। कौन है, जो सदिश r एफ टी का, यानी अदिश चर t का संतत एवं एक मानी फलन है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो, हमें विभाजन करेंगे इसका छोटे छोटे टुकड़ों में। यदि t का हम करते हैं तो उसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा टी। इसी प्रकार r का हम करते हैं तो क्या मान लेते हैं, डेल्टा r मान लेते हैं इनको। तो t का डेल्टा t से और r का डेल्टा r में एक वृद्धि करते हैं, तो उसमें फलन का जो हमारा मान क्या आएगा, देखो t से हमने क्या वृद्धि मानी, डेल्टा t मान ली। इसी प्रकार सदिश r से हमने क्या माना, डेल्टा r मान ली। अब इनका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं डेरिवेटिव में, ये ध्यान देना भी। तो डेरिवेटिव करते हैं इनका, तो किस प्रकार से करते हैं, यही ध्यान देना। ठीक है, डेरिवेटिव के लिए हमें इनका अलग अलग लिमिट के रूप में हमने लिमिट पढ़ी है, तो डी आर अपॉन डी टी कर देते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वो देखना है। तो डी आर अपॉन डी टी निकालने के लिए देखो, इसका डायरेक्ट हम डेरिवेशन के फलन के रूप में लिखते हैं। डेल आर बराबर क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी होगा। अगर हम लिमिट के द्वारा करते हैं इनका मान, तो लिमिट से हम क्या कर सकते हैं, देखो डेरिवेटिव होगा डी आर अपॉन डी टी। किसी भी फलन का ऐसे करना है, डी आर अपॉन डी टी करेंगे, मान यहाँ से क्या आएगा, अभी लिमिट लगा देंगे। तो डेल ऑफ टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका अर्थ है टेंस टू जीरो, इसका मान यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के आसपास, या तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा। लिमिट हम किसी फंक्शन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका मान निकालने के लिए, जैसे हमें कोई फलन दे दिया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कोई फलन दे दिया। अगर x का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो इस फलन क्या करेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी निर्धारीय रूप होगा। यहाँ से यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 4 है।
तो यहाँ पे मैं अगर 2 रख दूं क्या होगा 0.0, ये कौन सा होगा अनिर्धारित रूप। ऐसे फलनों के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है लिमिट की। नहीं एक्स का मान यहाँ पे ऐसे रखेंगे हमें जो इसका इक्वल नहीं आए, या तो इसके थोड़ा सा ज़्यादा आए या थोड़ा सा कम आए, तो वही होता है बस क्या होती है वो फलन होता है, हमारी सीमा कहलाती है, उसका संततता के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से आगे लिख सकते हैं देखो, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है अवकलन कहलाता है, एक वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन का अवकलज। तो इसी को हम क्या कहते हैं सदिश फलन का अवकलज। इसको हम घटक के पदों के रूप में लिख सकते हैं। देखो हमारा ये दे दिया सदिश आर इक्वल्स टू क्या दे दिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के दे दिया। तो घटक के पदों के रूप में इसका अवकलज हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं देखो, सदिश डी आर अपॉन डी टी, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे के प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। अलग अलग भी इनका क्या कर सकते हैं हम अवकलन निकाल सकते हैं, अलग अलग भी हम इनका अवकलन निकाल सकते हैं। तो इनका ध्यान में रखना है अभी। तो अवकलज का हमने कर लिया, इनका कर लिया, इसको घटक के रूप में भी अलग अलग सबका अवकलन हम निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो और आगे। अब हमें एक पॉइंट और छोटा सा नोट करना है। देखो अचर सदिश का, अचर सदिश, सदिश ए मान लीजिए अचर है, वो सदिश ए है अचर। अचर कब होगा कोई सदिश है, अचर सदिश तभी होगा अगर उसकी दिशा और परिमाण, किसी भी सदिश की दिशा और परिमाण दोनों अगर अचर हैं। अचर सदिश कौन सा होता है अभी, किसी भी सदिश की दिशा व परिमाण दोनों अचर हैं तो वह अचर सदिश कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, अचर सदिश कहलाएगा। मान लो दिशा तो अचर होगी पर परिमाण अचर को नहीं, तो वह अचर सदिश कौन कहलावे, या दिशा या परिमाण अचर होगी तो दिशा अचर को नहीं, तो वो के कौन कहलाएगा, अचर सदिश नहीं करेगा। अगर ये दोनों अचर होंगी तभी वो क्या कहलाएगा, अचर सदिश करेगा। और अचर सदिश का अवकलन जब हम करते हैं हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, डी ए अपॉन डी टी का जो मान आएगा मेरा वो आएगा 0। इसको नोट लगा के अलग से लिख लेना, अभी इसको नोट लगा के अलग से लिख लेना इतने को। तो अचर सदिश का जब भी हम अवकलन करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा मान। अचर सदिश का अवकलन क्या करेंगे, 0 आएगा। तो नोट लगा के अलग से लिख लेना इसको। अब हम देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो घटक के पदों में देखो 2 बार भी अवकलन कर सकते हैं इसका, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी कर सकते हैं इसका हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स डी स्क्वायर आर, इसका टी के सापेक्ष 2 बार आई कैप, इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। तो इनका अलग अलग भी कर सकते हैं ना हम, यानी ये तो प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि के अवकलज हो गया ना, तो द्वितीय कोटि का अवकलज भी कर लेगा। कोई परिमाण पूछ ले अपन तो इनका मोड लगा दो बस। परिमाण अगर हमें पूछ ले डी आर अपॉन डी टी का परिमाण क्या है अभी, तो डी आर अपॉन डी टी का परिमाण क्या आएगा, इसका मोड कर दो। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दो और इसमें लिख दो, ठीक है ना। इसका परिमाण इस प्रकार से निकाल ली। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 नंबर है, एग्जाम्पल 1 नंबर है वो निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 नंबर और पेज नंबर है 12, पुरानी वाली, और नई वाली बुक में है 16 नंबर। 16 नंबर है नई वाली बुक में। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है सदिश एक, सदिश आर का मान क्या दे रखा है अभी, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। हमें बोल रहा है ये
क्या dr/dt निकालना है, एक तो dr/dt निकालना है एक नंबर में। 2 नंबर में क्या निकालना है अभी हमें, dr/dt का परिमाण निकालना है। 3 नंबर में हमें क्या निकालना है, d2r/dt² निकालना है। और 4 नंबर हमें निकालना है d2r/dt² का परिमाण। ये सारी की सारी हमें निकालनी है। देखो पहला हमें क्या निकालना है, d/dt निकालना है अभी। तो dr का क्या मान है यहाँ से, a cos t i k प्लस a sin t j k प्लस और t k कैप, ये मान। ठीक है, इसको हम घटक के रूप में अलग अलग पदों में भी इसका अवकलन कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना, ये अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखो d/dt a cos t i k प्लस d/dt a sin t j कैप प्लस d/dt और t k कैप, अलग अलग लिख सकते हैं ना इनको। तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से कोस टी का अवकलन क्या होता है, अभी अवकलन तो आते होंगे ना, ये तो पढ़ाई है, कुछ तो इनको भी रिवाइज कर लेना दोबारा, जितने भी अवकलन है एक बार इनको सबको पढ़ लेना अभी इनको। तो ए कोस टी, तो ये तो यहाँ पे अचर है, टी तो बाहर आ जाएगा, ए का ए आ गया। तो कोस टी का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन टी, तो माइनस का साइन टी आई कैप। इसी प्रकार देखो ए अचर है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। साइन टी का अवकलन कितना होता है, कोस टी, तो कोस टी जे कैप। टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितनी बार आएगा, कितना मान आएगा, 1, तो 1 आ जाएगा मान, तो 1 यानी के कैप। इसका हम क्या करने आवे, ये तो हो गया dr/dt का मान आ गया हमारा। सेकंड हमें निकालना क्या है, dr/dt का परिमाण। तो dr/dt का परिमाण है, इस पूरे का हम क्या कर देंगे, माइनस का a साइन टी आई कैप प्लस a कोस टी जे कैप प्लस के कैप, ये कर देंगे परिमाण। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और आगे देखो जो भी मान आएगा a साइन टी, तो माइनस का a साइन टी का स्क्वायर कर दो प्लस a कोस टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो आ गया ना मान यहाँ से। तो देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से कितना मान आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें मान निकालना था। तो dr/dt का परिमाण आ गया। अब हमें निकालना है क्या, आगे देखो d2r/dt² निकालना है अलग। ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तो 3 नंबर में हमें क्या निकालना है, dr/dt का मान हमने क्या निकाला है, ये रहा देखो। एक बार इसका और अवकलन कर देंगे, एक बार और अवकलन कर देंगे। तो d/dt का हम किसके सापेक्ष से जो मान निकाला है, एक बार उसका और अवकलन कर देंगे। तो ये रहा यहाँ से माइनस का a साइन टी आई कैप प्लस a कोस टी जे कैप प्लस के कैप। एक बार अवकलन और कर देंगे इसका, यही तो है ना। यानी इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, d2r/dt को dt² को d/dt dr/dt, ये तो करना है वैसे, इसको और करना है क्या, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा देखो यहाँ से माइनस का a, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो साइन टी का अवकलन क्या आएगा, कोस टी, तो माइनस का a कोस टी आई कैप, माइनस का a प्लस, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कोस टी का अवकलन कितना होगा, माइनस का a साइन टी जे कैप, और के कैप का यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 के कैप आ जाएगा। यानी अचर है, और अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ये मान तो किसका गया, इसका हम परिमाण निकालें, तो इसका कर देते हैं यहाँ से रूट। तो माइनस का a कोस टी का स्क्वायर माइनस का a साइन टी का स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, अंदर a स्क्वायर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इसका मान 1 होता है। तो रूट a स्क्वायर मतलब कितना हो गया, a मान हो गया किसका, d2r/dt का स्क्वायर का मान आ गया। यहाँ तक क्लियर है अभी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 1, एग्जाम्पल नंबर है 1। अब देखो
एक्सरसाइज को क्वेश्चन कर रहे हैं एक, देखो पहले एक्सरसाइज को क्वेश्चन तो ठीक कर रही हूँ। तीसरा को आप कर ले वहां, तीसरा अपन क्वेश्चन कब है कि अवकलन अपन बताओ क्या करते हैं अभी अपन। तीसरा को अपन सी कर ले वहां, तीसरा को अपन सी कर ले वहां, और टी बराबर 0 पर मान निकालना। अब टी को मान दे दियो अपन अड़े कि तो दे दियो 0 मान दे दियो अभी, तो एक क्वेश्चन कर ले अभी। तो एग्जाम्पल थर्ड दे दियो। तो एग्जाम्पल थर्ड में हमें क्या क्या कह रहा है ये, टी बराबर 0 पर मान निकालियो, और आर सदिश आर का मान हमें क्या दे रखा है, देखो यहां से ये दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस सी बता दें भी, या पहला ये भी बता देते हैं, देखो 2t + 1 ये भी एक बता देते हैं, 2t + 1 और k कैप। हमें मान किस पे निकालना है, t बराबर 0 पर निकालना है। अभी हमने जितने भी मान निकाले ना, dr/dt निकालना है हमें, d²r/dt² निकालना है, इसका परिमाण का भी मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से हम कर देते हैं क्या, dr/dt क्या है इसका, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कितना आया, t के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूँ, यहाँ से कितना आया अभी t² का 2t आई कैप, t का कितना आया माइनस का j कैप, यहाँ से क्या कितना आया 2k कैप, यही तो आया हो ना। अब इसका मान हमें किस पे निकालना है, dr/dt का मान हमें निकालना है t = 0 पे। तो कितना मान आएगा यहाँ से t = 0, तो माइनस का j + 2k कैप, ये आ गया। ठीक है, इसका मान ये आ गया। आगे अब हमें क्या करना है, t बराबर 0 पे मान निकालने सारी के सारी भी। देखो c का मान निकालते हैं हम, ये तो एक है c। ऐसे ही आगे आप एक बार इसका और डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा d²r/dt² आ जाएगा। कितना मान आएगा यहाँ से, देखो एक बार अवकलन और करता हूँ मैं, यहाँ से 2i कैप आ जाएगा, t बराबर 0 पर मान सेम का सेम यही आएगा। इसका अगर हम क्या करते हैं परिमाण निकालते हैं, कितना आएगा, देखो यहाँ से 4t² आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा। इसका जो भी मान होगा उसको लिख देना। इसका परिमाण कितना होगा, ओनली फॉर 2 होगा, इसका परिमाण कितना होगा 2 होगा। तो सी का जो क्वेश्चन अपने दे रखा है, ये कह रहा है सदिश r = e⁻t आई कैप प्लस log t² + 1 j कैप माइनस 10t k कैप। यो बताना अभी वो अपन बताना है। तो इनको मान क्या निकालते हैं अभी, देखो अपन पहले वो एक के मान निकालना है, के मान निकालना अपन एक तो अपन मान यो निकालना है कि dr/dt निकालना है, d²r/dt² निकालना है, d²r/dt² निकालना है, और क्या निकालना है अभी, इनका परिमाण निकालना है, सबका परिमाण निकालना है, वो निकाल देते हैं अभी। तो परिमाण निकाल देते हैं। देखो अब क्या करते हैं अपन, पहले निकालना है dr/dt निकालना है। तो सबको अलग अलग अवकलन कर दो अभी, इनका सबका अलग अलग अवकलन कर दो। तो अवकलन के आसी यो बता दो, अवकलन के आसी हटूँ e⁻t का अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t का, e⁻t का, तो e⁻t का, और t का कितना है यहाँ से -1, t का करेंगे तो -1 आ जाएगा ना, आई कैप आ गया। यहाँ से देखो log का करेंगे तो 1/t² + 1 आ गया, t² + 1 का करेंगे तो यहाँ से कितना गया 2t, तो 2t/t² + 1, यहाँ से कितना गया j कैप। तो 10t का कितना होता है अभी, 10t का बताओ, मालूम है किसी को 10t का अवकलन जितने भी आपने पढ़े हैं सब के सब रिवाइज कर लेना। अभी 10t का होगा क्या होता है, sec² और k कैप, ये माना गया। अब t बराबर हमें वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, 0 पे। तो देखो 0 पुट करता ही है ना, इसको मान 0 जिसी पठू क्या सी, sec0 का मान कितना अभी, cos0 का मान कितना 0, तो sec0 का मान कितना है 0। अठू क्या सी ई का मान e⁻t का मान, e⁻t का मान आसी 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का आयटा और माइनस का k, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का आयटा और माइनस की k वैल्यू आ जाएगी dr/dt की 0 पे वैल्यू। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना और आगे आप इसको। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यानी सदिशों का हम अवकलन किस प्रकार से, दो सदिशों का अवकलन, जोड़ का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, गुणन का किस प्रकार से करते हैं, तो इनके अवकलन आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी कुछ, और थ्योरम भी पढ़ेंगे, 2-3 थ्योरम भी इसकी, और आगे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, इनको दोबारा से भी देखना 2-3 बार, इनको घर जाके इन सारे के सारे अभी तक जो करवाया आपको वो देख लेना, और अवकलन है ना आप उनको एक बार रिवीजन दोबारा जरूर कर लेना, जितने भी अवकलन आपने पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।